Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग सिंटेक्स का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें रेक्टिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले इसके कई एपिसोड पढ़ चुके हैं सीरीज़ से। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को, उस जो ट्यूटोरियल था उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लें, उसे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो सिंटेक्स के आगे के पार्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना होता है और उसे सही करके लिखना होता है, यानी रेक्टिफिकेट करना होता, सुधार करना होता उसके अंदर। तो उन चीज़ों को हम लोग आज नेक्स्ट लेवल पे समझने वाले हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें, पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, हेडफोन लगा लें, स्टडी मोड में आ जाएं, चीज़ों को आप ध्यान से समझें ताकि आप उसमें नोट करने वाली चीज़ें अगर कोई हो तो पेपर पे नोट भी कर सकें, इसलिए आप ऐसे पोजीशन पे बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और रूल्स को एक एक करके आप ध्यान समझते चलिएगा। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा वीडियो पॉज करके दोबारा से रूल देखिए, फिर से आप रिवाइंड करके सुनिए, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। कई बार क्या होता है कि चीज़ों को क्लियर टीचर तो बताता है, मैं तो उस चीज़ को कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बताने की, लेकिन कई बार वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ पाती हैं। तो इसके लिए आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से उस पॉइंट को फिर से देखें, फिर से समझें, फिर से सुने, तभी आप उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे थे लास्ट टाइम भी, ये नाउन का एक सेक्शन स्टार्ट हुआ था, जिसमें नाउन से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात हुई थी। लेकिन आज हम लोग इसके प्लूरल और सिंगुलर कंडीशन की बात करेंगे, यानी कब किस कंडीशन पे नाउन को हम सिंगुलर तौर पे यूज़ करते हैं और कब किस कंडीशन पे हम नाउन को प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो नाउन को जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो जनरली हम लोग उसके बाद में एस लगा देते हैं या फिर ई एस लगा देते हैं जनरली। और अगर उसे सिंगुलर रखना होता है तो जैसे वो लिखा है वैसे ही रहता है, इस तरह से। तो हम लोग को ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। कहीं पर एक आदमी का शो करना है, एक वचन बताना है, तो उसको हम वैसे रहने देते हैं। कहीं पे बहुवचन दिखाना है, ढेर सारे लोगों की बात करनी है, तो एस या ई एस लगा लेते हैं। इस तरह से होता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें इंटरनल चेंजेस करके चेंज किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है बॉय, तो बॉय को प्लूरल बनाने के लिए आप सिंपली इसमें एस लगा देते हैं, हो जाता है बॉयज़। तो इसका मतलब हो गया ढेर सारे लड़के। लेकिन अगर आपको मैन कहीं लिखा हुआ मिलता है और मैन को प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे आप मैंस नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर चेंज होता है इंटरनल, जिसमें आप मेन लिखेंगे। तो इस तरह के दो तरीके से नाउन को जो है प्लूरल और सिंगुलर में बनाया जाता है, और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें ये शो करना होता है कि यहाँ एक नहीं ढेर सारे लोग हैं। तो कब किस रूल के आधार पे इसको लेकर चलना है, या कहाँ पर किस नाउन का प्लूरल बनेगा, किसका नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो रूल आप देख रहे हैं यहाँ पर समझना है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसे रहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, ना तो इंटरनल ना ही एक्सटर्नल, यानी ना आप उसमें कोई एस जोड़ेंगे किसी को प्लूरल बनाने के लिए, और ना ही आप उसके अंदर कोई इंटरनल चेंज करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसा वो दिया है वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है, यानी दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। बस आपको ये समझना है कि उसको प्रयोग कैसे आप कर रहे हैं। प्रयोग के आधार पर आप उसके बाद आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी के आधार पे आप उसे क्लियर कर दोगे कि यहाँ पर ये सिंगुलर है या प्लूरल। अगर आप कोई भी प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे आर प्रेजेंट में लगाते हैं, वर पास्ट में लगाते हैं, हैव इसको परफेक्ट में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी आपने वहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है वो प्लूरल फॉर्मेट में है, जो नाउन यूज़ किया है वो प्लूरल में यानी बहुवचन में है। लेकिन अगर आप इसके बाद इज़ लगाएंगे या फिर कहीं पर इसी तरह से वॉज लगाएंगे पास्ट में तो ये शो करेगा कि उस जगह पर जो नाउन यूज़ हुआ है वो सिंगुलर है। तो आपको जो भी ऐसे नाउन मिलेंगे, जैसे कंडीशन में कौन कौन से हैं वो ध्यान से देख लीजिए। डियर, जिसका मतलब होता है भालू, डी डबल ई आर, डियर, यह सिंगुलर ही रहता है और इसको प्लूरल में भी आप ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक वैसे शीप, एस एच डबल ई पी, शीप। फिश, इसी तरह से है कपल, कपल जिसका मतलब होता है जोड़ा, और पेयर, पेयर का अर्थ भी होता है जोड़ा। तो इन सबको आप प्लूरल बनाने के लिए कभी भी इनके बाद एस नहीं लगाएंगे। अगर आप इसके बाद एस लगा देते हैं तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, जो कि सेंटेंस आपका एरर दिखाएगा या फिर इनकरेक्ट कहलाएगा। अगर आप उसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं या कहीं मोबाइल पे टाइप करते हैं तो एरर शो करेगा, और अगर आप कहीं एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करते हैं तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन वर्ड्स के बाद में कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस नहीं करने हैं। ये वर्ड्स सिंगुलर में भी ऐसे रहेंगे, यानी एक वचन के लिए भी ऐसे ही प्रयोग होगा और बहुवचन के लिए भी ऐसे प्रयोग होगा। इसके पहले और इसके बाद में प्रयोग होने वाले शब्दों के आधार पे ये पता चल पाएगा कि ये सिंगुलर यानी एक वचन में प्रयोग हो रहा है या बहुवचन में।
तो उदाहरण को ध्यान से देखें तो चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी। जैसे लिखा देखिए मैनी शीप, तो मैनी का मतलब ही हो जाता है बहुत सारे, ढेर सारे। तो जब मैनी लगा दिया है तो इसका मतलब शीप एक तो नहीं रही, कन्फर्म हो गया ना यहाँ पे ये बात, तो उसी के अकॉर्डिंग आर लग गया। देखिए तो मैनी शीप आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, खेतों में चरने वाला, यानी जब वो घास खाती हैं भेड़ें, उस कंडीशन को ग्रेजिंग बोलते हैं। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, वह ढेर सारी भेड़ें जो हैं फील्ड में, खेत में ग्रेजिंग घास चर रही हैं। तो यहाँ पर शीप जो है वो प्लूरल में यूज़ हुआ है इस तरह से। अब अगर देखिए यहाँ पे शीप लिखा है, शुरू में मैनी लिखा है और हेल्पिंग वर्ब अगर आप इज लगा देंगे तो ये गलत है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर लगा रहे और शीप की जगह पे आप शीप्स लिख दें, SHEEPS, तो भी ये गलत है। तो ये दोनों कंडीशन को आप समझना है। जब एग्जाम में आपको इसके अलग कुछ दिखाई देगा तो उस चीज़ को आप इस तरह से रेक्टिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए शीप को ही यूज़ करते हुए सेंटेंस लिखा है द शीप। तो द शीप कह के यहाँ पर उस शीप के बारे में बताया गया जिसकी बात की जा रही है, यानी उसको डेफिनेट बना दिया गया और उसके बाद में इज़ का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर द शीप से ये मतलब नहीं है कि ढेर सारी हैं या बहुत सारी हैं। द शीप का मतलब हो गया यहाँ पे एक, और उसके बाद में इज़ लगा दिया गया है हेल्पिंग वर्ब उसी के आधार पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस को लिखना है और ये यहाँ पर सिंगुलर के तौर पे यूज हो रहा है। तो ऐसे ही यानी जो भी कोई नाउन होगा उसके पहले कोई चीज़ प्रयोग हुई होगी या उसके बाद में कोई प्रयोग हुआ है, उसके आधार पे उसको सिंगुलर और प्लूरल मानना है, उसमें आपको अपनी तरफ से एस नहीं जोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी डियर। तो मैनी डियर जैसे कहा गया ढेर सारे हो गए, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लूरल की लगेगी। तो इस तरह से इसको चेंजेस करके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसे है कि द डियर वॉज सिटिंग इन द फील्ड, कि डियर जो है भालू, जो हिरन है वो फील्ड में बैठा हुआ है, यानी कहीं मैदान में बैठा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस में यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि द डियर सिंगुलर है। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको करना है। ठीक ऐसे ही एक नेक्स्ट रूल है जो इसी से मिलता जुलता है, बहुत अलग चीज़ें नहीं है। कई बार ये बच्चों की चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल एबल टू फाइंड एरर। सेंटेंस में जब भी कहीं पे गलती होगी उस चीज़ को आप दूर करने के प्रोसेस को सीख चुके होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे दिया, देखिए वर्ड्स जो दिए हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। स्कोर दिया है SCORE, इसका मतलब होता है कौड़ी, हिंदी में से कौड़ी कहते हैं। जो 20 वस्तुओं का एक सेट होता है, यानी 20 अगर कोई चीज़ें हैं तो उनके सेट को कौड़ी कहा जाता है, तो उसे स्कोर कहा गया है। तो उस चीज़ को कहते हैं और स्कोर के आगे एस नहीं लगाना है, यानी ये प्लूरल में कभी नहीं होगा। इस तरह से सेंटेंस आपको ये देखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी फॉलो करनी होंगी, यहाँ पे आप ध्यान से देखना है क्या चीज़ें हैं। जैसे 100 लिखा है, 1000 लिखा है, डजन लिखा है, ये सारे वर्ड आपको कहीं मिले और इसके बाद में अगर कोई गिनती का प्रयोग किया गया है, कोई संख्या, कोई जो अंक है जिससे गिनती की जा सके, 10, 20, 50, 1000, इस टाइप से कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें आप प्लूरल बनाते समय कहीं पर भी एस नहीं लगाएंगे अगर इसके पहले कोई गिनती दी है तो। और अगर नहीं दिया है तब उस कंडीशन में आप इस चीज़ को अलग तरह से यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है। जैसे लिखा है आई बॉट 5 डजन पेंसिल, मैंने 5 दर्जन पेंसिल खरीदी। तो देखिए डजन के पहले, डजन का मतलब होता है दर्जन, उसके पहले 5 लिख दिया तो ये गिनती है। तो गिनती आ जाने की वजह से डजन ही लिखा गया। अब डजन में एस नहीं लगाना है आपको अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर गिनती का प्रयोग किया गया, 5 डजन पेंसिल्स। तो ये ऑलरेडी डजन जो है वो बहुवचन में आ जाता है, 12 चीज़ों का सेट को डजन कहा जाता है, दर्जन। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 5 लिख दिया गया तो डजन को प्लूरल नहीं बनाना है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे देखिए, माई ब्रदर गेव मी 600 रुपीज़। तो 6 के बाद आपको हंड्रेड्स नहीं लिखना है, यानी एस नहीं लगाना इसके बाद में। सेंटेंस रहेगा माई मदर गेव मी 600 रुपीज़। तो इस तरह से सेंटेंस में यहाँ पे आपको चीज़ को नोटिस करना है कि अगर कोई भी ऐसे वर्ड जो डजन है, 100 दिया हुआ है, इसके पहले कोई अगर अंक दे दिया जाए, गिनती की वैल्यू दे दी जाए, तो आपको इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं सेंटेंस में यहाँ पे एस लगा मिलेगा और फिर आपको सेंटेंस कहा जाएगा रेक्टिफाई करिए, करेक्ट द सेंटेंस, तो आप इस चीज़ को फोकस करेंगे कि शुरू में गिनती लिखी है, फिर बाद में 100 दिया, उसमें एस लगा है, तो इसका मतलब ये हिस्सा हटा देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को देखिए, लिखा है 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे रूल बदल गया, 1000 के पहले कुछ भी गिनती नहीं दी है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि 1000, 2000, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पे 1000 कहा गया है। तो यहाँ पे ढेर सारे की जब बात की गई है तो वहाँ पे एस लगा दिया गया इसे प्लूरल बनाने के लिए। तो 1000 रुपीज़ वर स्पेंड, इस तरह सेंटेंस कहा गया है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डजन ऑफ बुक्स कहा गया,
तो डजन में जो वैसे भी प्लूरल में समझ लें कि इसमें एस नहीं लगाना होता है। रीज़न ये है क्योंकि डजन ऑलरेडी 20 चीज़ों का सेट होता है, सॉरी 12 चीज़ों का सेट होता है, यानी 12 कोई पेयर में चीज़ें होती हैं कि 12 चीज़ें अगर काउंटिंग में है तो वो एक डज़न कहलाता है। तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है अलग से कुछ लगाने की, इसलिए डज़न जो है प्लूरल में नहीं बल्कि जैसे है वैसे यूज़ किया जाएगा। डज़न ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, दर्जनों किताबें जो हैं वो बांटी गई थी, इस तरह से सेंटेंस को लिखा जाएगा। तो ये रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ को यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा, इस चीज़ को नोट भी कर लें, रूल्स को समझ लें कि कैसे आपको ये रेक्टिफाई करना है, सेंटेंस में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको देखने में आपको लगेगा वो सिंगुलर हैं, ध्यान से समझिए बात। जो ऐसे नाउन कुछ दिए होंगे कि जो देखने में आपको लगेंगे सिंगुलर हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी बहुवचन में ही उसका प्रयोग किया जाता है, उसको कभी भी हम एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है और ये समझते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्ड मिलेंगे इनके बाद कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे। तो वो वर्ड क्या है, सबसे पहले कैटल। कैटल का मतलब होता है पालतू जानवरों का समूह या मवेशी जो होते हैं वो। फिर पीपल दिया है, लोगों का समूह। फिर उसके बाद पोल्ट्री दिया है, यह होता है घरेलू पक्षी, जो हमारे घरों में पक्षी पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, उनके पक्षियों के समूह को या उन पक्षियों को बोलते हैं पोल्ट्री। उसके बाद जेंट्री, सभ्य लोगों के समूह को कहा जाता है, जो सभ्य होते हैं उनके समूह को कहा जाता है जेंट्री। उसके बाद पुलिस, सेना के एक हिस्से को कहा जाता है पुलिस, तो ये पुलिस का मतलब यहाँ पे यह है। पब्लिक, सामान्य जन को पब्लिक कहा जाता है, तो यहाँ पे ये भी प्लूरल में ही है। तो ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लें, याद कर लें कि इन वर्ड्स को कभी भी जो है सिंगुलर तरीके से नहीं यूज़ करना है। यानी ये दिख तो रहे हैं आपको सिंगुलर कि पुलिस का मतलब है एक पुलिस भी होता है, दो पुलिस भी होते हैं, 1000 पुलिस भी होते हैं। जेंट्री का मतलब भी यही है कुछ इस तरह से। तो उस चीज़ को सिंगुलर आपको देखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी इनको सिंगुलर नहीं समझना है आपको। हमेशा ये जब भी यूज़ किए जाएंगे वो प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज़ किए जाएंगे, यानी बहुवचन मानते हुए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो सेंटेंस में देखिए लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो कैटल जो है, कैटल के बाद आपको एस नहीं लगाना है, कैटल्स जो है वर्ड गलत हो जाएगा। सेंटेंस हमेशा ऐसे लिखा जाएगा कैटल, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लूरल की ही लगेगी, आर ग्रेजिंग। तो आपको एक तो कैटल के बाद एस नहीं लगाना है, कैटल्स नहीं करना है। दूसरा, कैटल जैसे लिखा है उसके तुरंत बाद में आपको इज नहीं लगाना है, ये दोनों ही चीज़ें गलत होंगी। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, और ये रेक्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैटल जो है ऑलरेडी प्लूरल है, उसके बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी ही है आपको। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसे है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने जो है अरेस्ट किया चोर को। तो यहाँ पे भी देखिए हैव लगाना है, कभी पुलिस के बाद आप हैज़ नहीं लगाएंगे, इसलिए यह चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि यहाँ पे हैज़ का यूज़ गलत हो जाएगा। इसको प्लूरल मान के ही आपको यूज़ करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में पीपल, उसमें भी देखिए आर का यूज़ किया गया है, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी वहाँ के लोगों की बात की गई है, और पीपल वहाँ पे बहुवचन शो कर रहा है, इसीलिए उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ है। तो यहाँ पर सभी के बाद देखिए कहीं पर एस का यूज़ नहीं हुआ, फिर भी सबके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हैं, जहाँ भी हैं, वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड होकर किया जाता है, लेकिन इसे प्लूरल नहीं बनाना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, जेंट्री ऑफ द टाउन वर इन्वाइटेड, कि सभ्य लोग जो थे, कुलीन वर्ग जो थे, वो उन्हें जो है निमंत्रण दिया गया। तो यहाँ पे वर का यूज़ किया गया है जेंट्री के आधार पे, और जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल एक वर्ड है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को यूज़ किया गया है। तो आई होप कि ये रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन कि जो देखने में अब आपको प्लूरल दिखाई देंगे। पहले वाले में क्या था, सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, प्लूरल, यानी एक वचन दिखता है बहुवचन होता है। लेकिन अब यहाँ पे है बहुवचन दिखाई देगा लेकिन वो होता एक वचन है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये अक्सर करके सिंटेक्स वाले पार्ट में कंफ्यूज करती हैं। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आप देखेंगे कुछ इस तरह से मिलेगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो देखने में प्लूरल लगेंगे, बहुवचन लगेंगे, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर ही होगा, यानी इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर की ही आएगी। अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं इज और पास्ट में लिख रहे हैं तो वॉज आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या वर्ड है, सबसे पहले है न्यूज़। तो न्यूज़ कभी भी अलग से आपको इसको प्लूरल नहीं बनाना होता है, ये हमेशा अपने आप में ही सिंगुलर है। और ये प्लूरल आपको जो दिख रहा है यहाँ पे प्लूरल ये कभी नहीं होता, यानी इसके बाद कभी आर यूज नहीं करना है, इज ही यूज होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये। दूसरा है इनिंग्स,
जैसे लिखा है वैसे यूज़ होना, इसमें से कोई लेटर आपको ना तो हटाना है और ना ही ऐड करना है। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कि एक टीम पहले खेलती है, दूसरी टीम बाद में खेलती है, तो जो टीम पहले खेल रही उसको बोलते हैं पारी, कि वो पहले पारी उसकी है, फिर उसके बाद जब वो टीम खेल लेगी तो दूसरी टीम जब आएगी खेलने तो उसको बोलेंगे दूसरी वाली पारी अब खेलने वाले आए, यानी कि दूसरी पारी में उनको टाइम मिला है। इनिंग्स, दूसरी इनिंग सेकंड टीम की होगी, तो उसको इनिंग को पारी बोलते हैं। ऐसे ही फिजिक्स, फिजिक्स में भी देखिए एस हमेशा लगा रहता है। अगर आप कहीं पे फिजिक लिखते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। फिजिक्स ही आपको हमेशा यूज़ करना है, ये सिंगुलर ही माना जाता है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नेम हैं। सिविक्स सब्जेक्ट के नेम है। तो ये सब देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन ये कोई भी वर्ड बहुवचन नहीं है, सबके सब ये एक वचन है, यानी सिंगुलर है। तो जब भी ये प्रयोग किया जाएगा, इनके बाद का हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर के आधार पे ही यूज़ किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में देखिए लिखा है मैथमेटिक्स, तो एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप आर नहीं यूज करेंगे, आपको इज ही यूज करना है। ये ध्यान रखते हुए कि मैथमेटिक्स जो है वो सिंगुलर एक नाउन होता है, इसलिए। सेम वैसे नेक्स्ट वाले में द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, तो इज आपको लिखना है, यहाँ पे आर नहीं लिखना है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें कि न्यूज़ जो है वो प्लूरल नहीं शो करता है, यहाँ पर हमेशा ये सिंगुलर होता है, इसलिए चीज़ करनी है आपको। सेम थिंग आपको इसमें भी ध्यान रखना है। देखिए फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। यहाँ पे आपको इसको भी प्लूरल नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में है वी वॉन द मैच बाय एन इनिंग, कि हमने जो मैच को एक इनिंग से जीत लिया है। तो यहाँ पर भी देखिए एन इनिंग कहा गया वैसे भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ध्यान रखना है कि इनिंग्स जो है वो प्लूरल नहीं होता है। तो एन से क्लियर कर दिया गया, फिलहाल तो ये प्लूरल नहीं है, तो आपको हमेशा इसे सिंगुलर मान के ही यूज़ करना है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में है सिविक्स, तो सिविक्स भी ऐसे ही है कि ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पे प्लूरल दिखने में लग रहा है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर ही यूज करनी है। तो इस तरह से यहाँ सेंटेंस को रेक्टिफाई आप करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। कुछ ऐसे जो है नाउन होते हैं कि जिनका कोई प्लूरल ही नहीं होता है, हमेशा वो सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनका कभी प्लूरल आपको बनाना ही नहीं है, ना वो प्लूरल कभी बनेंगे किसी भी प्रोसेस से। ठीक, तो जो ऐसे वर्ड्स हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ध्यान से देख लें। अब वो वर्ड है, सबसे पहले सीनरी, जिसका मतलब होता है दृश्य। फर्नीचर, जिसका मतलब होता है कुर्सी मेज इत्यादि इस टाइप की चीज़ें। हेयर, जिसका मतलब होता है बाल, सर के बाल, इस तरीके हेयर कहते हैं। और ब्रेड, जिसका मतलब होता है रोटी। उसी तरीके से अगला वर्ड है एडवाइस, जिसका मतलब है सलाह। इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब है सूचना। लगेज, जिसका मतलब है वस्तुएं या सामान ले जाने वाला, जो यात्रा के दौरान हम यूज करते हैं लगेज, वो चीज़। उसके बाद दिया पोएट्री, जिसका मतलब होता है कविताएं। मशीनरी, जिसका मतलब होता है मशीनें। ऑफ स्प्रिंग, जिसका मतलब होता है संतान, नवजात, यानी आने वाली पीढ़ी। तो ये सारे वर्ड जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कभी भी इनके जितने भी हैं प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, हमेशा ये सब सिंगुलर में ही यूज़ किए जाएंगे, इनका कोई प्लूरल यूज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है। और इसके बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो आप हमेशा सिंगुलर का लगाएंगे। तो कभी भी आपको इनके साथ में, इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, इन वर्ड्स के साथ अगर कभी आपको प्लूरल लिखा हुआ मिल जाए हेल्पिंग वर्ब, तो आप तुरंत उसको रेक्टिफाई करेंगे और वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। सेंटेंस में जैसे एग्जांपल में दिया हुआ द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो सीनरी को किसी भी तरीके से आपको ना तो प्लूरल बनाना है और ना ये प्लूरल होगा। तो इस सीनरी को आप सिंगुलर मानते हुए लिखेंगे और लिखेंगे कश्मीर। जैसे ये पूरी बात लिखी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़, तो सीनरी के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया गया है। ठीक वैसे नेक्स्ट वाले में द मिल्टन्स पोएट्री इज़ डिफ़िकल्ट, तो पोएट्री जो है प्लूरल में नहीं होगा, यहाँ पे आप उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इस तरह से सेंटेंस ये रेक्टिफाई होगा। एक चीज़ और आपको समझनी है कि सिंटेक्स में जब भी सेंटेंस दिया रहता है तो बेसिक तौर पे, हालांकि ये कई बार एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वॉज का यूज फर्नीचर के अकॉर्डिंग, लेकिन आप ध्यान रखें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार एक ही सेंटेंस के अंदर दो टाइप के एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। पार्ट एक ही होगा एरर का, लेकिन उसमें हो सकता है कि दो रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें एरर दिखाई दे रहे हों। तो आपको पीछे जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं, जितने भी आपने चीज़ें देखी हैं, उसको भी ध्यान रखना है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें सही होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिट बैठना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को करेक्ट बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको रेक्टिफाई करने होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं द फर्नीचर ऑफ माई क्लास, तो आप देखिए एक फर्नीचर हो, दो फर्नीचर हो, 10 हो, तब भी यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा कि द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वॉज डिस्पोज्ड, उन्हें जो है डिस्पोज्ड ऑफ, सब नष्ट कर दिया गया। तो वॉज जो है इसी की वजह से यूज़ हुआ है, क्योंकि फर्नीचर जो है वो सिंगुलर में माना जा रहा है यहाँ पे, इसलिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट में है हर हेयर हैज़ टर्न वाइट, उसके बाल सफ़ेद हो गए।
तो हर हेयर के बाद में हैव नहीं बल्कि हैज़ का यूज किया गया है, तो ये शो कर रहा है कि हेयर जो है वो सिंगुलर ही है, इसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे, हिज एडवाइस इज़ वैल्यूएबल, तो एडवाइस के बाद एस नहीं लगाना है, दूसरा इसके बाद में प्लूरल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना, सिंगुलर ही रहेगा। योर इन्फॉर्मेशन वॉज राइट, तो योर इन्फॉर्मेशन सूचना, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं कहना है आपको, वो सिंगुलर में ही रहेगा और इसके बाद की जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वो भी सिंगुलर में ही रहेगी। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। देखिए कन्फ्यूज़न आपको सिर्फ इसलिए होता है सेंटेंस में क्योंकि यहाँ पर जो बात कही जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि दूसरा आप रूल पढ़ते हैं कुछ वैसे ही मिलती जुलती बात आपको सुनाई देती है। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। अगला आप देख रहे हैं रूल कि जहाँ पर लिखा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका कोई भी सिंगुलर नहीं होता, हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो बस यही चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं। इसको दूर करने के लिए आपका जो तरीका है वो सबसे अच्छा यही है कि आप वीडियो को कई बार देखें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये क्लियर होगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में यूज़ होने हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल में यूज़ होने हैं। तो यहाँ पर अब जो आप रूल देख रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, कभी भी सिंगुलर में यूज़ नहीं होंगे। अब कैसे, कौन से वर्ड्स हैं देख लीजिए समझ के। पहला दिया सीजर्स, जिसका मतलब होता है कैंची, इसमें दो भाग होते हैं इसीलिए इसका कोई भी यूज़ जो है सिंगुलर में नहीं होता इसलिए। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, तो इसका भी कोई सिंगुलर में यूज़ नहीं है। ट्राउजर्स जिसका अर्थ होता है पैंट, शॉक्स जिसका अर्थ होता है मोजे, शॉर्ट्स जिसका मतलब होता है हाफ पैंट, और पैंटालून्स जिसका मतलब भी होता है पैजामा या पैंट है। तो ये चीज़ें आप जब भी आप कहीं देखेंगे तो ये कभी भी जो है सिंगुलर में नहीं यूज करना है, ये सब के सब बहुवचन यानी प्लूरल में ही यूज होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में भी कुछ वर्ड्स दिए जैसे कि आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है जो भिक्षा देते हैं हम लोग किसी भिखारी को या किसी गरीब को, वो भिक्षा कहलाती है। उसके बाद थैंक्स, जब थैंक कहते हैं आप, थैंक कहते हैं तो गलत है, ये धन्यवाद देना जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो थैंक्स लिखा जाता है, जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है, इसे जो है सिंगुलर में यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद वेजेस, जिसका मतलब होता है मजदूरी, किसी को जो हम लोग तनख्वाह देते हैं वो टाइप की चीज़ें, या मजदूरी प्राप्त करता है जब कोई व्यक्ति तो वो वेजेस कहलाता है, मेहनत के बदले में पाए जाने वाला धन। फिर एनल्स, एनल्स का मतलब होता है प्राचीन कथाएं, इतिहास जिसे कहते हैं। रिचेस का मतलब है संपदा, धन संपदा। देखिए रिच के बाद यहाँ पे ई एस लगा हुआ है तो आप ध्यान देखेंगे RICH, रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन रिचेस अगर लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है वेल्थ यानी संपत्ति हमारे पास जो है वो। उसके बाद प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर, कोई भी जगह का हिस्सा। जैसे आपका अगर किसी स्कूल में है, उसके पास जितनी जगह आगे पड़ी हुई है, खाली जगह जितनी भी रहती है, या बिल्डिंग के आसपास का एरिया जो स्कूल के अंदर मौजूद है वो प्रेमिसेस कहलाएगा, यानी परिसर कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया टिडिंग्स से, टिडिंग्स का मतलब यहाँ पे है कि चीज़ों को जो हम लोग खबरें देखते हैं, न्यूज़ें, वो टिडिंग्स कहलाती हैं, जिसे न्यूज़ कहते हैं। तो ये टिडिंग्स का मतलब भी होता है हेडलाइंस टाइप की न्यूज़ेस, उनको बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं ये कभी भी सिंगुलर नहीं यूज़ करने हैं, बहुवचन में यूज़ होंगे। सेंटेंस के अंदर बहुवचन में रहेगा तो आप इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेंगे वो बहुवचन वाला ही फॉलो करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस लिखा है माई स्पेक्टिकल्स, तो उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर, यहाँ आप इज नहीं यूज करेंगे, तो माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, तो ये सेंटेंस इस तरह से रेक्टिफाई होगा। तो जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा सेंटेंस तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद इज अगर दिया है तो गलत है, दूसरा स्पेक्टिकल्स में से अगर कोई वर्ड हटा दिया गया है तो भी ये गलत है, तो आप ध्यान रखना है। सीजर्स दिया, सीजर्स आर ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है धार का खत्म हो जाना, मुड़ जाना, तो जो कैंची है उसकी धार जो है खत्म हो गई है, मुड़ गई है। तो इस तरह के सेंटेंस में सीजर्स के बाद में आर का यूज़ किया गया, तो सीजर्स के बाद आप कभी भी इज़ नहीं लगाएंगे। हर सीजर्स इज़ ब्लंट गलत है, इस तरह सेंटेंस नहीं होगा। कैंची भले उसके पास एक ही है लेकिन इसके बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगानी है, ये चीज़ यहाँ पे समझना है आपको। फिर रिचेस हैव विंग्स, जो धन संपदा होती है उसके बहुत से तरीके होते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए प्लूरल ही मान के इसको लगाया गया इसलिए हैव लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में माई ट्राउजर्स आर डर्टी, मेरी पैंट जो है वो गंदी हो गई है, तो ट्राउजर्स के बाद में आर लगाया गया है, यह भी प्लूरल मान के इसको लिखा गया है। तो ये सब बहुवचन में है तो इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन में ही रहेंगे। फिर इसके बाद दिया आर्म्स यानी भिक्षा जिसे कहते हैं, उसके बाद लिखा वर गिवन टू द बेगर, तो भिखारी को, भिक्षुक को जो है भिक्षा दी गई। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस में रेक्टिफिकेशन करना है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से फिर से देखें, नोट करें अपने पास, ये पॉइंट टू पॉइंट याद करें, तभी आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। अब इसी में कुछ रूल्स और समझें कि जब भी कहीं पे इस तरह से लिखा होता है पेयर को, कि जब कभी भी लिखा हो कि अ पेयर ऑफ स्टार्टिंग में,
यानी ट्राउजर्स के पहले या इसके बाद में अ पेयर ऑफ, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अब सिंगुलर की लग जाएगी, तब इसे आप सिंगुलर मान लेंगे। तो यहाँ पर इस रूल को बहुत अच्छे समझ लीजिए। ट्राउजर्स दिया है, उसके बाद लिखा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर मान लीजिए स्पेक्टिकल्स दिया होता, लिखा रहता अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वो सिंगुलर की ही होगी। तो यही एक कंडीशन होती है जो सिंगुलर इसे बना देता है, बाकी इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो इसे बनाए। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि कई बार यही होता है कि एक पॉइंट जो आप छोड़ देते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ लें कि कैसे सेंटेंस में उसे सिंगुलर समझना है आपको। फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज़ सिंगुलर में ही करना है आपको। ये देखने में सब के सब प्लूरल लग रहे हैं और ये अदर दैन उन नाउन्स के हैं जो आप ऊपर देख रहे थे। जैसे एक दिया है मिसालिसिस, और फिर दूसरा दिया मम्स। तो मिसालिसिस का मतलब होता है एक बीमारी होती है खसरा नाम की, तो इस खसरा नाम की बीमारी को कहा जाता है मिलासिस। और दूसरा वर्ड दिया मम्स। मम्स का मतलब होता है गलसुआ, जिसमें गाल सूज जाते हैं, यानी गलफड़े वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है कान के पीछे के हिस्से पे, मुंह के अंदर। तो इस टाइप की बीमारियां होती हैं जो मम्स कहलाती हैं। तो ये दोनों ही वर्ड जो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, इनका प्लूरल कोई यूज़ नहीं किया जाएगा कभी भी। फिर दूसरे कुछ दो वर्ड और दिए हैं कार्ड्स, जिसका मतलब होता है ताश। ताश के पत्ते आप देख, प्लेइंग कार्ड्स जिसे कहते हैं आप, तो ये वही कार्ड्स है। और दूसरा ये गेम है, दूसरे गेम को कहा कि बिलियर्ड्स। ये बिलियर्ड्स होता है एक गेम जो टेबल पर देखा होगा आपने, ढेर सारी बॉल्स को एक स्टिक के सहारे से खेला जाता है, जिसे स्नूकर भी कहते हैं, बिलियर्ड्स भी कहते हैं। दोनों अलग अलग नाम है फिलहाल तो, लेकिन दोनों गेम एक जैसे देखने में लगते हैं। तो इस चीज़ों के जब भी आप यूज़ करेंगे इन चारों नाम को, तो ये सिंगुलर में ही यूज़ होगा, कभी इनका यूज़ आपको प्लूरल में नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा भी है कि बिलियर्ड्स, एस लगा है, उसके बावजूद इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ लगानी है। तो आपको कभी अगर यहाँ पे आर दे दिया है तो आप उसे सही नहीं मानेंगे। बिलियर्ड्स लिखे होने के नाते आप ये मत समझ जाएं बिल्कुल भी कि आर यहाँ पे सही है। तो ये सिंगुलर में होता है, इसलिए आप इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़ का ही प्रयोग करेंगे। तो बिलियर्ड्स इज़ अ काइंड ऑफ गेम से, एक प्रकार का ये खेल है। तो इस तरह सेंटेंस आपको रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है मम्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़। तो मम्स जो है एक खसरा, जो गलसुआ होता है, गलसुआ की बीमारी जो है एक घातक बीमारी है। तो मम्स के बाद भी देखिए इज़ लगाया गया है, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है कि इसके बाद अगर कहीं आर दे दिया जाएगा तो वो रेक्टिफाई करके आप उसकी जगह पे इज़ कर देंगे। अगर कहीं पे वर दिया जाएगा तो उसको चेंज करके आप वाज लिख देंगे उसकी जगह पर, हेल्पिंग वर्ब वाले कंडीशन पे। तो सेम सेकंड सेंटेंस है, थर्ड वाला भी सेम है, मिलेसिस हैज़ ब्रोकन। अब मिलेसिस जो है खसरा की बीमारी को कहते हैं, यहाँ पर भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर की ही लगानी, प्लूरल की नहीं लगानी है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें लिखा है कार्ड्स यूज़ किया जाएगा। कार्ड्स इज़ पॉपुलर इन आर कंट्री। हमारे देश में जो है ताश बहुत ही प्रसिद्ध है, ये गेम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस तरह के जब सेंटेंस लिखा जाएगा तो इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब को आपको सिंगुलर वाला ही प्रयोग करना है। तो आई होप कि ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे हुए होंगे सारी चीज़ें कि जो इस यहाँ पर रूल्स बताए गए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट सेंटेंस में जो रूल्स बताया जा रहा है इसको भी बहुत अच्छे से नोट करके चलें। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, और इन वर्ड्स के साथ में जो रिलेटेड इसका रूल है, जो इसके नॉर्म्स हैं, वो भी आपको समझने होंगे। वो ये है कि जब भी कुछ मटेरियल नाउन का मतलब जो किसी वस्तु का बोध कराए कि ये इस मटेरियल से बना है, जैसे सोना, लोहा, लकड़ी, इस टाइप के मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल अगर कोई भी है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे भूख, गुस्सा, प्यास, गर्मी, ठंडी, ये हम छू नहीं सकते हैं, ये सब महसूस कर सकते हैं केवल। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, यानी भाव कहलाते हैं जो वो चीज़ें। तो ये दोनों प्रकार के जब भी अगर कहीं पे नाउन हमें दिखाई दे तो ये हमेशा जो है सिंगुलर में ही यूज़ किए जाएंगे, कभी इनको प्लूरल नहीं बनाना है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आप पढ़ लें बहुत अच्छे से। मैं सबका मीनिंग बता दे रहा हूँ, मीनिंग भी आप अपने पास नोट कर लें, जिससे आपको ये यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। आयरन दिया है सबसे पहले। आयरन का मतलब होता है लोहा, गोल्ड का मतलब होता है सोना, सिल्वर का मतलब है चांदी, कॉपर का मतलब यहाँ पे है जस्ता, एल्युमिनियम जिसे हम लोग कहते हैं, सॉरी कॉपर का मतलब यहाँ पे तांबा कहलाता है हिंदी में। उसके बाद में काइंडनेस का मतलब है दयालुता, सिंपैथी का मतलब है दया, वाटर का मतलब है पानी, मिल्क का मतलब है दूध, राइस का मतलब है चावल, व्हीट का मतलब है गेहूँ, चाइल्डहुड का मतलब है बचपना, फ्रेंडशिप का मतलब है दोस्ती, विमेनहुड का मतलब है स्त्रीत्व, नारित्व जिसे कहते हैं, ब्रिक का मतलब है ईंट, यहाँ पे मटेरियल नाउन शो कर रहा है, स्टोन का मतलब है पत्थर, ये भी मटेरियल नाउन शो कर रहा है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स आपको कहीं पर मिलेंगे, इन वर्ड्स को आपको हमेशा एज अ सिंगुलर यूज करना है। तो इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो सिंगुलर की ही होनी चाहिए, ये बात आपको समझनी है यहाँ। जैसे लिखा है गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड एक मटेरियल है,
और इसीलिए इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को जो है सिंगुलर में लगाया गया है, जो इसके मटेरियल को शो कर रहा है इसलिए। अगर यहाँ पे वुड लिखा होता तो उसको बाद अभी आप लोग इज ही लगाएंगे, यानी सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। कोई भी मटेरियल दिया हो, गोल्ड दिया है, आयरन दे देता, कॉपर लिखा होता यहाँ पे, एल्यूमिनियम लिख जाता, निकल लिख जाता, कोई भी प्रकार का मेटल लिख देता, उसको बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की यूज़ करनी होगी। तो यह चीज़ आपको यहाँ समझनी है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है माई सिंपैथी इज़ ऑलवेज विद यू। तो सिंपैथी के बाद में चाहे आप मतलब सिंपैथी ज़्यादा दे रहे हो चाहे कम दे रहे हो, उसके बाद ये ज़्यादा मान के आर नहीं लगाना है और कम मान के यहाँ पे कुछ और नहीं लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपैथी जो है वो सिंगुलर में ही यूज़ होगा, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही यूज़ होगी। अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो इज़ होगा और पास्ट में लिख रहे हैं तो वॉज होगा, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है राइस राइस इज़ ग्रॉन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वान्टिटी, कि चावल जो है भारत में अधिकता में उत्पाद किया जाता है, यानी उसका उत्पन्न किया जाता है। तो राइस के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की ही लगी है, प्लूरल की नहीं लगानी है। तो यह चीज़ आपको इसलिए समझनी क्योंकि राइस जो है एक मटेरियल को शो कर रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ अ ब्रिक, ईंटों से बनी है, एंड स्टोन, और पत्थर से बनी है। तो देखिए यहाँ पे इज लगा है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है लेकिन उसके बावजूद भी इज लगाया गया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है जो सिंगुलर शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपको रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जितने भी रूल्स सिंटैक्स से जुड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आप वीडियो को रिवाइंड करके 1 से 2 बार ज़रूर देखें और ये सामने जो आपको एक्सरसाइज दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो सेंटेंसेस आपके इसमें से नहीं सॉल्व होंगे उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं, कमेंट करके बताएं, मैं उसका रेक्टिफिकेशन करके आपको आंसर इसका दूंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए, इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर दिए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। अगर आपने इंटर कंप्लीट कर लिया तो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इंग्लिश के बहुत से छोटे छोटे रेक्टिफिकेशन पूछे जाते हैं, बहुत से रूल्स पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसका प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। तो एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।